तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग अगर हम समझें इस टॉपिक का, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है मैग्नीट्यूड। इसका मीनिंग क्या हो रहा है ना, इसका मीनिंग हो रहा है कितनी मात्रा में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। जो फोर्स हम लोग लगाएंगे उसका वैल्यू क्या होगा, वो कम होगा या ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब हो रहा है कितना ज़्यादा या फिर कितना कम हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड, जो फोर्स हम लोग लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड किस पे निर्भर करता है ना, फैक्टर्स एसोसिएटेड यानी किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए टॉपिक कि हम लोग जो फोर्स अप्लाई करने वाले हैं वो कितना होगा, है ना, ये हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखता है वी नो दैट हार्डर वी किक अ फुटबॉल फास्टर इट मूव्स। जब हम लोग किसी फुटबॉल को बहुत तेज़ी से किक करते हैं तो वो बहुत फास्ट मूव करता है। ओके, इट मीन्स दैट ग्रेटर इज द अप्लाइड फोर्स, ग्रेटर इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलता है स्पीड में किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है, कंसिडर अ लाइटर मास कार एंड अ हैवियर मास लोडेड ट्रक पार्क्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, वी ऑल नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट a much greater push, that is force, is needed to move the truck than the car। तो ये हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सभी को पता है, ये बिल्कुल इजी है, हम लोग एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि यहाँ पे जो लोडेड ट्रक है ना, इसको मूव करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा पुश लगाना पड़ेगा, है ना, ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, कार को मूव करने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार होगा ना इसका मास कम होगा और जो ट्रक होगा इसका मास ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्या कहता है देखिए, नाउ सपोज वी अप्लाई द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम टू बोथ द कार एंड द ट्रक। है ना, कार और ट्रक पे हम लोग क्या करते हैं ना, सेम फोर्स अप्लाई करते हैं सेम टाइम के लिए। ओके, तब क्या होगा, द कार पिक्स अप अ ग्रेटर स्पीड दैन द ट्रक इन दैट टाइम। तो उस टाइम इंटरवल में जो यहाँ पे हमारा कार होगा ना वो ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रक। जितना स्पीड ट्रक पकड़ेगा उससे कहीं ज़्यादा स्पीड आपका कौन पकड़ लेगा, कार पकड़ लेगा, अगर आप सेम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। ये देखिए सेम फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इससे हमको क्या पता चलता है, वी दस रियलाइज the mass of an object and the value of the change in its speed in a given time are the both important parameters that determine the magnitude of the force needed। ओके, तो जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कितना फोर्स हम लगाएंगे वो हम कैसे जान पाएंगे, वो हम जान पाएंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और वैल्यू ऑफ द चेंज इन स्पीड, है ना, कितना चेंज स्पीड में करना है हमको या फिर चेंज हो रहा है किसी भी टाइम इंटरवल में। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो फोर्स हम लोग लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डू यू नो, और यहाँ पे क्या कहा गया है, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात की गई है। तो ये क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे कहता है स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है हम उसकी वैल्यू को, उसके वैल्यू को मेजर कर सकते हैं किसके हेल्प से, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके हेल्प से। अब ये कैसे काम करता है ये देखिए, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ coiled spring which gets stretched when a force is applied to it। जब भी इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, जो इसमें स्प्रिंग होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है यानी खिंचाव होता है उसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्प्रिंग बैलेंस हुआ करता है इसमें से स्प्रिंग यानी कॉइल के रूप में स्प्रिंग हुआ करता है। जब यहाँ पे हुक पे आप लोड दीजिएगा तो क्या होगा ना, इस पे स्ट्रेच होता है। ओके, ये कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब यहाँ पे जो अपना स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग में हम उसको मेजर कर लेंगे। कहता है स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ये देखिए यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है ना, 1 2 3 ऐसा मार्किंग रहता है और एक यहाँ पे पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर मूव करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग में।
अब जो यहाँ पे स्ट्रेच होता है उसको तो हम मेजर कर सकते हैं पॉइंटर से। देखिए यहाँ पे कहता है द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, जो पॉइंटर का रीडिंग है उससे हम पता कर लेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, 1 न्यूटन, है ना। ये क्या है ना, एसआई यूनिट है किसका, तो फोर्स का, ये आप लर्न करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को 1 न्यूटन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है एक्सेलरेशन, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे क्लास 9 में, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम 1 जो न्यूटन है उसका डेफिनेशन कैसे देंगे। अगर कोई बॉडी 1 kg मास का है, ठीक है, और अगर उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तब जो वहाँ पे फोर्स लग रहा होगा ना, वो फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें एक्सेलरेशन को डिफाइन करना तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या है ना, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन को और एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि कोई ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके, मान लेते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी अभी u है और इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, और टाइम कितना लगता है, t टाइम लगता है, यानी कि t टाइम में इसका वेलोसिटी u से v हो जाता है। तो वेलोसिटी में तो चेंज हो गया, ओके, और टाइम कितना लिया, t टाइम लिया। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन दैट इज t। तो ये हमारा हुआ करता है क्या, फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 में। तो अभी इसके लेकर के आपको यहाँ पे कोई चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो यूनिट हुआ करता है, यूनिट वो हमारा हुआ करता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग लर्न करेंगे चूँकि यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यहाँ पे है फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो फोर्स होता है ना उसमें दोनों ही चीज़ें हुआ करता है, एक तो अपना मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कितना फोर्स लग रहा है, और एक डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये जो हमारा फोर्स है इसमें दोनों ही हुआ करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में हम लोग फिर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में हमको नहीं जानना है। तो आइए केवल यहाँ पे हम बता दिए आपको कि फोर्स जो है ना, फोर्स अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको लर्न कर लेंगी, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो आइए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। कहता है इट इज़ नाउ ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू नो बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and the direction in which it acts to completely specify it। अगर हम फोर्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हमको ये दोनों ही चीज़ें जानना पड़ेगा कि क्या मैग्नीट्यूड है यानी कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम फोर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं कम्प्लीटली, राइट। ये हम समझ गए। व्हेन वी चेंज either the direction or the magnitude or both magnitude and direction of the applied force its effect changes। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात कहा गया यहाँ पे कि अगर हमारे पास जो फोर्स है हम उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, या तो फिर हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या फिर हम दोनों ही चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तब क्या होगा ना, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका इफेक्ट भी आपका बदल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसको हमको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। हम लोग ना क्लास 9 में अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डू यू नो। आइए हम इसकी बात करेंगे। कहता है दी फोर्स नीड नॉट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो फोर्स है ना
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमेशा लगे, है ना, ये ज़रूरी नहीं है, वो दूसरा डायरेक्शन में भी लग सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फोर्स में एक्ट एट एनी एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके साथ एंगल बना करके भी ना ये फोर्स अपना लग सकता है उस पर। अब यदि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में न लगे, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे कहता है अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट cause any change in the speed but can still cause a change in the direction। अगर यहाँ पे किसी एंगल से लगता है फोर्स, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके साथ कोई एंगल बना के अगर फोर्स लगता है तो उसके स्पीड में यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन में तो चेंज हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है ये हमारे पास है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और इसके बारे में ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।